अगला दिन जो है ना हम लोग रिसेप्टर पढ़े थे कुछ सेंस ऑर्गन्स का। सेंस और ऑर्गन्स और रिसेप्टर के बारे में पढ़े थे। इसके बारे में पढ़े थे कि वैसे ऑर्गन्स या वैसे स्ट्रक्चर जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं वातावरण से, उन्हें रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन कहते हैं। इसमें हम फिर कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे कि अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं उनमें अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिसेप्टर कौन कौन है। कुछ उसमें प्रमुख का नाम लिखे थे। एक था एक तरफ जो है नेम ऑफ स्टिमुलस लिखे हैं और एक में कॉलम में नेम ऑफ रिसेप्टर और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स लिखे हैं। टच के बारे में अगला दिन हम लोग देखे थे। क्या देखे थे टच में कि आपका जो टच था उसके रिसेप्टर को हम लोग मैकेनो रिसेप्टर कहते हैं, या इसी को थिग्मो रिसेप्टर कहते थे, या इसी को टैगमो रिसेप्टर कहते हैं। और टच जो है ना दो तरह का हो सकता है, एक प्रेशर के साथ और एक बगैर प्रेशर का। अगर प्रेशर के साथ टच हो तो उसको कहते हैं लाइट प्रेशर टच के जगह पर डीप प्रेशर टच। और अगर बगैर प्रेशर का हो तो लाइट प्रेशर टच मतलब विदाउट प्रेशर टच बोलते हैं। दो एग्जांपल है लाइट प्रेशर टच का जो यहाँ पर लिखे हैं। मर्कल डिस्क होता है जो हम लोगों के डर्मिस में पाया जाता है और एपिडर्मिस में, और मिजनल कॉर्पसल्स होता है जो डर्मिस में पाया जाता है और वैसे जगहों पर पाया जाता है जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है। हाँ, उंगलियों के टिप पर या लिप पर, ओठ पर। अगला है डीप प्रेशर वाला। डीप प्रेशर का जो रिसेप्टर होता है वो हमारे बॉडी में पाया जाता है गोल्जी कॉर्पसल्स के रूप में, मेडनी के रूप में। कहाँ पर? सब क्यूटेनियस लेयर में पाया जाता है। और ये भी आपका जो है ना मुख्यतः फिंगर टिप पर होता है। ये आपका क्या करता है कि जो हम कस के दबाते हैं किसी चीज को, उसको छूने में मदद करता है। अभी आप लोग देखते होंगे कपड़ा वगैरह के बारे में। कपड़ा में हम बताए थे कि कपड़ा वगैरह जो हम लोग देखते हैं, लेते हैं, उसमें ये जो है ना आपको पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट था आपका ये क्या, पक्सिनियन आपका कॉर्पसल्स। ये आपका एपिडर्मिस पर पाया जाता है और ये भी आपका सबक्यूटेनियस लेयर में होता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे अगला, वो है आपका टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर को कौन लेता है? टेम्परेचर को जो लेता है उसको कहते हैं थर्मो रिसेप्टर या फ्रिजिडो रिसेप्टर। ये जो टेम्परेचर होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। लो का मतलब कोल्ड हो गया और हाई का मतलब वार्म या हॉट। ये जो आपका लो टेम्परेचर वाला होता है उसको कहते हैं रिसेप्टर को फ्रिजिडो रिसेप्टर। फ्रिजिडो रिसेप्टर कहते हैं। फ्रिजिडो रिसेप्टर जो है ना उनको कहते जो आपके क्या करते कम तापमान को आराम से बता देते हैं या उसको आराम से पकड़ते हैं। फ्रिजिडो रिसेप्टर का उदाहरण है आपका क्रॉस इनवल्व जो पाया जाता है स्किन में, स्किन के डर्मिस में। कम तापमान को भी ये आराम से पकड़ लेता है और बताता है आपको कि तापमान वातावरण का कैसा है, कम है आपके बॉडी के तुलना में। हाई का मतलब है आपके बॉडी से ज्यादा कुछ। तो हाई या वार्म जो हॉट होता है वो उसके रिसेप्टर को कैलो रिसेप्टर कहते हैं। और इसका जो कैलो रिसेप्टर होता है उसका कॉमन एग्जांपल है रूबिनिक इंजिन स्किन का। हाँ, ये भी आपका डर्मिस में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है केमिकल। केमिकल जो होता है उसके लिए जो रिसेप्टर होता है उसको कहते हैं कीमो रिसेप्टर। और ये जो कीमो रिसेप्टर होता है दो प्रकार का हो सकता है, या तो आपका केमिकल के रूप में या फिर लिक्विड के रूप में। ठीक है, ये जो केमिकल के रूप में होता है उसको कहते हैं ये जो कीमो रिसेप्टर जो है वो आपका दो फॉर्म में हो सकता है, या तो लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है या फिर किस फॉर्म में हो सकता है, वो आपका गैसियस फॉर्म में हो सकता है। अगर आपका लिक्विड फॉर्म है तो उसको कहते हैं गस्टेटो रिसेप्टर। गस्टेटो रिसेप्टर जो है वो आपके टेस्ट बड जो होता है जीभ पर उसके द्वारा, या लीप पर भी होता है। कई बार आप मिर्चा उर्चा खाए होंगे तो देखे होंगे ओठ जो है ना वो भी आपका लहरता है, वो जलता है। तो ये जो है ना ये आपका गस्टेटो रिसेप्टर के कारण होता है। गस्टेटो रिसेप्टर में आप लोग शायद जानते होंगे वो मीठा तीता वगैरह का जो है ना पता लगाने के लिए आपके जीभ पर पाया जाता है टेस्ट बड। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट में।
गैसियस स्टेट में जो होता है उसको कहते हैं ओल्फैक्टो रिसेप्टर, जो उसको पकड़ता है। ओल्फैक्टो रिसेप्टर में आपका कई आते हैं। इसमें हम थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में एक और जो है ना मोलस्क में बताए हैं ऑस्पेरिडियम। ऐसे हम कोशिश किए हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको अलग से एक जो है ना स्लाइड में देख लें। उनके लिए एक अलग स्लाइड में जो है ना कौन कौन उनका मुख्य रिसेप्टर्स हैं वो अलग से कर लेंगे। ये इसमें मुख्यतः जो है ना मनुष्य से ही संबंधित जो है ना उसको रखा गया है या रखे हैं। गैसियस स्टेट के जो रिसेप्टर्स हैं उनको बोलते हैं ओल्फैक्टो रिसेप्टर। ओल्फैक्शन सूंघने से मतलब है इसका, या गंध से मतलब है। इसके लिए आपका दो तीन जगह पर बहुत बढ़िया ढंग से मौजूद होता है। एक तो आपका स्कैनिडियन मेम्ब्रेन है जो हमारे नोज में पाया जाता है। ये सब ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है, मतलब सूंघने वाला एपिथेलियम है। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो होता है वो हम लोगों में स्कैनिडियन मेम्ब्रेन कहलाता है। लेकिन अगर वही आप एंटीना में चले जाइए इनवर्टिब्रेट का, वो भी उसी के मदद से सूंघता है। एंटीना को देखिएगा ऐसे ऐसे करते रहता है। जो भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो है हेड पर जो है एंटीना होता है, वो बाल जैसा होता है जिसको एंटीना बोलते हैं, एंटीनी बोलते हैं। और उनको क्या करता है, इधर उधर हिलाता रहता है। उसके मदद से वो करता क्या है, वातावरण में जो सेल्स होते हैं ना उसको पकड़ता है, मतलब कि गंध को जो है ना वो डिटेक्ट करने का कोशिश करता है या करता है। क्योंकि उसमें ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होते हैं इसलिए वो आराम से जो है ना गंध को का पता लगा लेता है। नेक्स्ट है जैकॉब्सन ऑर्गन। आप अगर कभी देखे होंगे स्नेक वगैरह को, स्नेक को देखिएगा वो क्या करता है, अपने जीभ को हमेशा निकालता रहता है। ठीक है, जीभ निकालता है और मोड़ते हुए अंदर ले जाता है। वो करता क्या है, अपने टंग से क्या करता है कि जो इन्वायरमेंट में जो आपका गंध है उसको पता लगाने का कोशिश करता है। कैसे, वो जीभ को लेकर जीभ में उसका गंध के जो है ना जो गन है एयर में उसको पकड़ता है और ले जाकर ऊपर में जैकॉब्सन ऑर्गन होता है तालू में, उसमें सटाता है। तो उससे क्या होता है, उसको जो है ना वो गंध के बारे में पता लग जाता है और आइडिया हो जाता है कि वो जो जीव है वो कौन है या क्या है। ठीक है, ये हम जैकॉब्सन ऑर्गन के बारे में बता रहे थे। ये एम्फीबियंस में भी पाया जाता है, जो हायर एम्फीबियंस है। रेप्टाइल्स में पाया जाता है। रेप्टाइल्स का कॉमन उदाहरण में आपको बताया अभी क्या, स्नेक्स। ठीक है, तो ये आपको हम लोग देख रहे थे किसके बारे में, कुछ रिसेप्टर के बारे में और कुछ स्टिमुलस के बारे में। नेक्स्ट तो आपका स्टिमुलस है वो है आपका वाटर करंट। वाटर करंट को ही हम लोग रियो रिसेप्टर भी कहते हैं। रियो रिसेप्टर, रियो रिसेप्टर जो है उसका कुछ उदाहरण है, कॉमन उदाहरण देख लेते हैं। एक है लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम जो है ना वो आपका फिश या टेडपोल वगैरह में पाया जाता है। वो उसको क्या करता है, उसको तैरने में, तैरते समय वो लहर बताता है, वाटर का करंट जो है ना किधर से किधर है वो बताता है और उसको उसमें मदद करता है, तैरने में मदद करता है। नेक्स्ट है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी जो है वो आपका कार्टिलेजिनस फिश में पाया जाता है। कार्टिलेजिनस फिश का कॉमन उदाहरण आपको बताए थे, कार्टिलेजिनस मैरीन फिश का कॉमन उदाहरण आपको शार्क बताए थे, है ना। तो उसको इलाइमो ब्रांस फिशेस कहते हैं और उसमें पाया जाता है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। नेक्स्ट है पेन। पेन, पेन के रिसेप्टर को अल्जेसी रिसेप्टर कहते हैं या नॉसी रिसेप्टर कहते हैं। ये पूरे बॉडी पर पाया जाता है। आपका जो बॉडी है ना पूरे बॉडी पर पेन का रिसेप्टर होता है, लेकिन आपका जो ब्रेन होता है उसमें पेन का रिसेप्टर नहीं होता है। ये जो है ना अभी तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर जो है ना प्रकृति क्या चाहती है कि हर जगह जो है ना वो पेन का रिसेप्टर है, मतलब दर्द का अनुभव करने वाला जो रिसेप्टर है जो उसको पकड़ता है दर्द को, वो हर जगह है। लेकिन हमारे ब्रेन में नहीं है। क्यों नहीं है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हर जगह है। तो आखिर प्रकृति जो है ना हमारे ब्रेन में क्यों नहीं दी है। ठीक है, अब लोगों का अपना अपना सोच है। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि शायद प्रकृति का ये कहना है कि जो मालिक होता है, मालिक को अपना दर्द का अनुभूति नहीं होना चाहिए और उसी को मालिक बनना चाहिए। अर्थात मालिक वो बने जिसका कोई परिवार न हो, जिसका किसी से कोई लगाव नहीं हो, तो वो क्या करेगा, बढ़िया से घर चला सकता है। शायद इसीलिए जो है ना लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी आपके बड़े बड़े पद है उन पर वैसे लोगों को बैठना चाहिए जिनका कोई अपना पारिवारिक लक्ष्य न हो, जिनको अपने परिवार से ज्यादा मतलब नहीं हो। वही जो है ना समाज को या देश को जो है ना ठीक से चला सकते हैं।
क्या हकीकत है वो तो आप लोग भी समझदार हो। यहाँ पर हम बात करते हैं पेन के बारे में। आप सोच लो आपके पूरे बॉडी में कहीं भी थोड़ा थोड़ा सा सुई भी अगर चुभ जाए तो तुरंत दर्द का अनुभूति होता है, लेकिन ब्रेन को निकाल के काटा जाए तो दर्द नहीं होता। वहां पर दर्द वो जो है ना पेन के लिए कोई आपका रिसेप्टर ही नहीं होता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि फिर सर दर्द क्यों करता है, हेडेक क्यों होता है, हाँ माथा में दर्द क्यों होता है। तो ये जो सर का दर्द होता है वो आपका ब्रेन का नहीं होता है, बल्कि वो जो आपका ये स्कल है, स्कल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं या जो आपका मसल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उन सब का जो है ना, उन सब में ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो दर्द देते हैं। तो यदि में सर के अंदर दर्द नहीं होता है, मतलब कि ब्रेन के अंदर जो है ना दर्द नहीं होता। अब हम आगे बढ़ रहे थे, पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। आप देखते होंगे कई बार कि अगर कोई आपसे बोले कि भैया आपका दायां हाथ कौन है, तो फट से हाथ उठ जाता है, बायां हाथ कौन है तो बायां हाथ उठ जाता है, किडनी कहाँ है, लिवर कहाँ है, आपको ऐसा अनुभव होने लगता है। ये अनुभव किसके कारण होता है? तो इसके लिए जिम्मेवार है एक रिसेप्टर जिसका नाम है प्रोपियो रिसेप्टर। और इसीलिए कई बार आप देखे होंगे कि रात में जो है ना लाइन कट गया हो, ऐसे तो अंधकार में लोग खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन अंधकार में भी आप खाना उठाओगे ना तो नाक में नहीं घुसता है, मुंह में ही घुसता है, कान में नहीं जाता है, मुंह में ही जाता है। तो ये हाथ को कैसे अनुभव हुआ कि ये मुंह कहाँ पर है, क्योंकि हाथ तो देख नहीं पाएगा। प्लस आप कभी भी खाना खाते हो तो आपको तो मान लीजिए कि लगता हो कि लाइट में जो है नजर आ रहा है, लाइट में ठीक है नजर आ रहा है, तो भोजन भोजन तो नजर आ रहा है, लेकिन कहाँ मुंह कहाँ नजर आ रहा है हाथ को, हाथ को मुंह कहाँ से नजर आएगा? ठीक है, अगर नाक से पानी आ रहा है तो नाक पहुंचते हैं हम लोग, मुंह नहीं पहुंचते हैं। तो ये हाथ जो है ना नाक तक कैसे चला जाता है, कैसे इसको मालूम होता है? इसके पास तो आंख है नहीं, तो इसको कैसे मालूम होता है कि नाक कहाँ है? ये किसके मदद से होता है? प्रोपियो रिसेप्टर की मदद से होता है। आपको कान पकड़ने के लिए कोई बोले तो आप नाक नहीं पकड़ते हो, आप आंख बंद करके भी छुओगे ना तो कान के पास हाथ चला जाता है। तो ये आपको अनुभूति कैसे होती है कि कान कहाँ पर है? एक रिसेप्टर से होता है, और उस रिसेप्टर का नाम है प्रोपियो रिसेप्टर। ये पाया कहाँ जाता है? हमारे जॉइंट्स पे पाया जाता है, लिगामेंट्स में पाया जाता है, टेंडन्स में पाया जाता है, और इनके मदद से हम क्या कर पाते हैं? अपने बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स या पार्ट होते हैं उनके स्थान का पता लगा पाते हैं या उनको जान पाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए जो है उसका नाम है जियो रिसेप्टर या स्टेटो रिसेप्टर। ये आपका इंटरनल ईयर में होता है। हम लोगों में आप इसके पहले हम पढ़ाए थे, कुछ बच्चे शायद उसमें होंगे क्लास में। इंटरनल ईयर जो है ना उसमें हम पढ़ाए थे, इंटरनल ईयर जो है पढ़ाए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि इंटरनल ईयर का जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन है क्या? तो आपका वो इंटरनल ईयर का मेन फंक्शन है बॉडी को क्या करना, बॉडी को आपका वो स्थिर रखना, हाँ बैलेंस करना, सीधा में रखना एकदम, ठीक है, स्टैटिक बनाए रखना। तो वहां पर आपको बताया था कि वो जो आपका इंटरनल ईयर है उसमें आपका दोनों प्रकार का रिसेप्टर होता है। एक जो गति करने के समय आपके जो है ना बॉडी के स्थिति को बताता है, और दूसरा बताए थे कि जब आप स्थिर रहते हो उस समय आपके बॉडी का क्या स्थिति होता है ये बताता है। तो ये जियो रिसेप्टर या स्टैटो रिसेप्टर कहलाता है। अब जरा सा आप कभी सोचना, आंख बंद है आपका और झुकते हो या गिरते हो एक तरफ, तो आपको अनुभूति हो जाता है कि हम एक तरफ जा रहे हैं। ये किसके कारण होता है? प्रोपियो रिसेप्टर के कारण नहीं होता, बल्कि ये जियो रिसेप्टर के कारण होता है। हमारा पैर कहाँ है, हमारा हाथ कहाँ है? आपको कोई बोलेगा दाया पैर से मारो, तो आप जो है ना हाथ से दाहिना पैर पकड़ने नहीं जाते हो, आप जो है आंख से देखते नहीं हो, सिर्फ चला देते हो। चलाते हैं तो कौन सा पैर जाता है? दाहिना पैर ही जाता है। इसका मतलब पैर जो है ना कहाँ पर है ये बॉडी के पार्ट्स को मालूम है, बॉडी को हमारा मालूम है। और यही स्थिति कुछ हद तक यहाँ भी होता है स्टेटो रिसेप्टर में या जियो रिसेप्टर में। जब हम हमारा जो है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा इधर उधर होता है तो तुरंत जो है ना वो आपका ब्रेन को मालूम हो जाता है, किसके मदद से? कान की मदद से। आपका जो इंटरनल ईयर है, ईयर को 3 भाग में बांटते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो ये जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर क्या करता है? इंटरनल ईयर आपको यही बताता है, पोजिशनिंग को ही बताता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे वो था आपका इलेक्ट्रिक करंट का बात कर रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोगों में कौन है? इंटरनल ईयर जो जियो रिसेप्टर काम करता है, और इनवर्टिब्रेट्स में मतलब वैसे आपका एनिमल्स जिनमें रीढ़ का हड्डी नहीं होता है उनमें है स्टैटोसिस्ट। अगला है इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट जो है ना उसके आपका बताने के लिए हम लोगों में समानता जो है ना, कोई ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक करंट को बता दे, रिसेप्ट करे। हाँ, झटका महसूस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का रिसेप्शन के लिए वो आपका कुछ फीस में पाया जाता है, जो क्या करते हैं, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट भी करते हैं। इलेक्ट्रिक रे नाम सुने होंगे शायद मछली में, काफी तेज झटका भी देता है वो। तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो आपका रिसेप्टर, उसका रिसेप्टर पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइट। लाइट में है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट को पकड़ने वाला में कई हैं। इनवर्टिब्रेट्स में अगर आप जाओगे तो इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल आई पाया जाता है, ओसिली जिसको बोलते हैं, छोटा सा बिंदु जैसा होता है, वो आपका सिंपल आई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओसिली बोलते हैं। वो इनवर्टिब्रेट्स में आपका लाइट को पकड़ता है। फिर है कंपाउंड आई में ओमेटिडिया। ओमेटिडिया जो है ना कंपाउंड आई में पाया जाता है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में देखते हैं। ये आपका लाइट्स का बात था। हाँ, हम लोगों में ओमेटिडिया जो है उसमें थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें कि कंपाउंड आई जो होता है ना, कंपाउंड आई जो होता है आर्थ्रोपोड में, मतलब इंसेक्ट वगैरह जो है ना, कॉमन एग्जांपल है आर्थ्रोपोड का, उसमें जो आई होता है ना, आंख में, एक आंख में जो है ना कई आपका छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं। आपको जानकारी शेयर होगा, जैसे हम लोगों में क्या है, कोई भी चीज एक नजर आ रहा है, जबकि वो जो आपका आर्थ्रोपोड्स होंगे, जिसका मेन कॉमन एग्जांपल आपको हम क्या बता रहे थे, वो इंसेक्ट्स बता रहे थे, उसमें क्या होता है, कई छोटे छोटे आंख होते हैं ऐसे, हाँ, इस तरह से यूनिट्स, और वो सब मिलकर जो है ना एक आंख बनाते हैं उसका। एक आई में कई यूनिट्स होते हैं, अब प्रत्येक यूनिट जो है ना कुछ हिस्सा को देखता है, इसलिए उसमें जो आपका बनता है इमेज वो मोजाइक होता है। मोजाइक का मतलब आधा, जैसे एक हिस्सा जो है ना वो आपका, मान लिया हमको देखना था उसको, तो एक हिस्सा जो है ना वो आपका इधर का हिस्सा देखा, एक पार्ट को देखा, एक इधर के पार्ट को देखा, ऐसे करके पूरे के पूरे मुंह को देखने में कई हिस्सा उसका शामिल होता है। और वो सब मिलकर जो है ना उसको देखते हैं। तो ये हम लोग आर्थ्रोपोड का बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आपका लाइट का, लाइट स्टिमुलस का। और लाइट स्टिमुलस जो है उसका रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर जो था ये हम पीछे भी देख रहे थे, और लेकिन वर्टिब्रेट भी नहीं देखे, हाँ, वो आर्थ्रोपोड में देख रहे थे, इनवर्टिब्रेट्स में देख रहे थे। वर्टिब्रेट्स में अगर आप आओ, मतलब जिसमें रीढ़ का हड्डी पाया जाता है, तो उसमें रॉड और कोन सेल्स पाए जाते हैं रेटिना पर। ये बात हम लोग पीछे के क्लासेस में पढ़ाए हैं, कुछ बच्चे होंगे जो शायद क्लास किए होंगे। रॉड सेल्स और कोन सेल्स के बारे में आपको बताए थे कि हमारा जो आई होता है, आई में 3 जो है ना लेयर होता है। सबसे बाहर का लेयर जो होता है उसका नाम है स्क्लेरोटिक नाम है। सबसे बाहर का जो व्हाइट आपका नजर आता है आंख में, उसका नाम है स्क्लेरोटिक। दूसरा जो लेयर है उसका नाम है कोर्वाइड, और तीसरा जो अंदर का लेयर होता है, सबसे इनर लेयर होता है, उसका नाम है क्या बाबू, रेटिना। तो ये जो रेटिना होता है उसमें 2 प्रकार के सेंसरी सेल्स होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल्स। रॉड सेल जो होते हैं, रॉड जैसा होता है, मतलब कि आपका रॉड हो गया, हाँ, और कोन जो होता है ना वो आपका कैसा होता है, कोन आकार का, है ना, ऊपर में वो आपका शंकु आकार का हो जाता है, मतलब थोड़ा सा वो त्रिकोण टाइप का हो जाता है। तो ये दोनों जो है ना मिलकर आपको देखने में मदद करते हैं। इसमें रॉड सेल जो होता है ना आपको ब्लैक एंड व्हाइट देखने में मदद करता है, ठीक है, जबकि कोन सेल जो होता है ना वो कलर को देखने में मदद करता है। तो ये दिमाग में रखिएगा, रॉड सेल का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट और कोन सेल का मतलब क्या, कलर, ठीक है। अब आप अगर मान लेते हैं रात में देखते हैं तो कोन सेल मेनली काम करता नहीं है, तो वो आपका दिन में काम करता है, जबकि रॉड सेल जो होता है ना वो रात में काम करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि रॉड सेल और कोन सेल हमको देखने में मदद करता है, सी से कोन और सी से कलर। कोन सेल हमको कलर देखने में मदद करता है, जबकि रॉड सेल जो होता है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट देखने में मदद करता है। तो एक जो है ना दिन में बढ़िया काम करता है, एक रात में बढ़िया काम करता है। कोन सेल समानता दिन में जो है ना बढ़िया काम करता है, जबकि रॉड सेल जो होता है वो आपका रात में बढ़िया काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड। साउंड को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर या ऑडियो रिसेप्टर। साउंड के लिए हमारे ईयर में जो है एक रिसेप्टर है बहुत बढ़िया, जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो हमारे ईयर का मेन काम अगर कोई पूछे तो आप बता देना, शरीर को बैलेंस रखना, हाँ, और दूसरा काम है उसका सुनना।
तो कान का सेकेंडरी जो है ना फंक्शन है आपका सुनना, हियरिंग, और प्राइमरी फंक्शन है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, बैलेंस करता है बॉडी को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं आपके किसके आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। पहला है इंटेरो रिसेप्टर, मतलब वैसे रिसेप्टर जो आपका बॉडी के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। क्या बोले, एक्सटीरियो रिसेप्टर, एक्सटीरियो मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी सतह पर, और इंटीरो, इंटीरो मतलब हो जाएगा इंटरनल, बॉडी के अंदर। तो एक्सटीरियो जो रिसेप्टर होते हैं वो बॉडी के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को। तो एक्सटीरियो रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्सटीरियर आपका या एक्सटर्नल जो है ना जो स्टिमुलाई है उसको रिसेप्ट करते हैं। आपको बताया भी होंगे स्टिमुलाई के बारे में, अगर नहीं बताया तो थोड़ा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे अभी, उसमें आपको स्टिमुलाई के बारे में बताएंगे, स्टिमुलाई क्या है ठीक से। अब यहाँ पर बात करते हैं रिसेप्टर। ऐसे थोड़ा बहुत तो हम आइडिया दिए ही होंगे कि स्टिमुलाई का मतलब होता है चेंज इन इन्वायरमेंट, वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं क्या, आपका स्टिमुलाई। हाँ, उसके बाद है रिसेप्टर कौन है हमारा, इसके लिए स्टीरियो रिसेप्टर के रूप में जो स्किन है, स्किन कहाँ पाया जाता है, बाहर में, शरीर के बाहर में। तो इस पर जो रिसेप्टर होगा वो सब के सब क्या कहलाएगा, आपका एक्सटीरियो रिसेप्टर। आई वो बाहर से रिसीव करता है, अंदर का रिसीव थोड़ी करता है। इसे आंख कभी बंद करके देखिएगा तो अंदर कुछ नजर नहीं आता, ब्लैक वो आपका बंद हो जाता है, लाइट नजर नहीं आता, ठीक है। ईयर, ईयर क्या करता है, बाहरी आवाजों को पता लगाता है या बताता है। नोज, टंग, ये सब क्या है, एक्सटीरियो रिसेप्टर है। नेक्स्ट है इंटेरो रिसेप्टर। इंटेरो मतलब कि जो अंदर में हो, बॉडी के अंदर में पाया जाए और अंदर के जो आपके चेंजेज हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस, उसको बताए। इसमें कॉमन उदाहरण आपका है प्रोपियो रिसेप्टर। आपका बॉडी का पार्ट कहाँ है वो अंदर से आपको पता लगता है, जॉइंट्स पे होता है वो, और तो और आपको क्या पता है, लिगामेंट और टेंडन पर होता है। शायद कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा, लिगामेंट या टेंडन किसको कहते हैं, ठीक है। वैसे कनेक्टिव मसल्स को लिगामेंट कहते हैं, जो क्या करता है, आपके जो ये है स्केलेटल टिश्यू है, बोन और कार्टिलेजेस, उनको आपस में जोड़ता है, उसको कहते हैं लिगामेंट। और टेंडन किसको कहते हैं, जो मसल्स को जोड़ता है किसके साथ, स्केलेटल टिश्यू के साथ। हाँ, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा। लिगामेंट इसको जोड़ता है आपके कनेक्टिव टिश्यू में, जो आपके स्केलेटल टिश्यू होते हैं उनको जोड़ता है आपस में, जैसे बोन को बोन के साथ, बोन को कार्टिलेज के साथ। जबकि आपका जो लिगामेंट होता है वो तो उसको जोड़ा, जबकि जो टेंडन होते हैं वो आपके मसल्स को जोड़ते हैं किसके साथ, बोन के साथ या कार्टिलेज के साथ। कभी आप लोग जहां पर मीट कटता है वहां पर जाके देख सकते हो इसको, आप उसको मीट को पकड़ना और जो बोन है ना, बोन से उसको थोड़ा खींच के देखना तो आपको कुछ उजला उजला रेशा जैसा नजर आएगा, और वो क्या है, आपका टेंडन है। तो टेंडन क्या कर रहा है, आपके मांस को जो है ना वो पकड़ के रख रहा है, मांस को पकड़ के रख रहा है। आप देखो टेंडन के कारण क्या हो रहा है, टेंडन के कारण अगर हम इसको खींचना चाहें, मांस को ऐसे खींचते हैं ना तो ये खींच नहीं पा रहे हैं, ये चिपटा हुआ है आपके बॉडी के साथ। तो ये किसके कारण चिपटा हुआ है, ये आपके एक विशेष रचना के कारण चिपटा हुआ है, और वो रचना का नाम क्या है भाई, टेंडन, कनेक्टिव फाइबर से, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, ऐसे खींचते ना तो मांस जो है ना वो हट जाता है, यहाँ से उधर चला जाता है। तो मांस जो है ना वो चिपका हुआ रहता है किसके साथ, आपके बोन के साथ। किसके मदद से, वो आपके टेंडन के मदद से। लेकिन उंगलियां है ना, उंगलियों का पोर देखो, ये जो है ना बोन जो है ना आपस में जुड़े हुए हैं, वो किसके कारण जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं आपके लिगामेंट के कारण। हमारे पैर के जोड़ सब आपस में जुड़े हुए हैं किसके कारण, लिगामेंट के कारण। तो खैर हम आपको ये बता रहे थे इंटेरो रिसेप्टर के बारे में। इंटेरो रिसेप्टर क्या हो गया, दो प्रकार का हो गया, दो तीन उदाहरण है उसमें। हाँ, एक विसुअल रिसेप्टर है और एक प्रोप्रियो रिसेप्टर। प्रोप्रियो रिसेप्टर के बारे में बता दी, जो शरीर के क्या बताता है, कहाँ पर कोई क्या है, पार्ट है या कोई ऑर्गन्स है वो बताता है। दूसरा है विसुअल रिसेप्टर। विसुअल रिसेप्टर किसको कह रहे हैं, जो आपके भिसरा में पाया जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद हो तो पीछे आप बॉडी कैविटी पढ़ रहे थे इसमें, हाँ इसी में, इसी चैप्टर में। इसमें अभी तक जो है ना एक चैप्टर आपका पहला जो था वो खत्म हो गया है,
आप अपना एनसीईआरटी किताब में देख लीजिएगा, फर्स्ट जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है, ये दूसरा और तीसरा चैप्टर का बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बता रहे हैं तीसरा, उसमें वहां पर बॉडी कैविटी बताए थे। अब बॉडी कैविटी जब बता रहे थे तो शायद आप लोग को याद होगा पेरिटोनियम का बात किए थे। पेरिटोनियम के अंदर जो भी आपके जगह था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, विसरा बोल रहे थे, विसरल कैविटी बोल रहे थे। हाँ, और उसमें जो ऑर्गेन्स होते हैं उनको कहते हैं विसरा या विसरल ऑर्गेन्स। तो वैसे ऑर्गेन्स जो हमारे बॉडी कैविटी में पाए जाते हैं उनको कहते हैं विसरा या विसरल ऑर्गेन्स, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखे हैं। इसमें कई रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर है, केमिकल्स बताता है आपका, बोलते ना एसिडिटी हो रहा है पेट के अंदर, तो पेट के अंदर एसिडिटी जो है ना कैसे पता लगता है आपको, जलन कैसे पता लगता है, वो कीमो रिसेप्टर से, ठीक है। अल्जेसी रिसेप्टर है आपका, उसके बाद बैरो रिसेप्टर है या ऑस्मो रिसेप्टर है, वो सब आपके जो है ना वो बताता है कि आपके शरीर के अंदर का स्थिति क्या है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो आपका नर्वस सिस्टम का बात कर रहे थे। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब अभी हम नर्वस सिस्टम का बात कर रहे थे और नर्वस सिस्टम में हम जाते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो आपका मेटाजोन्स में क्या होता है, प्रोटोजोन्स में क्या होता है वो बात कर रहे थे। देखो जब प्रोटोजोन्स है मतलब यूनिसेलुलर है तो उसमें नर्वस सिस्टम का बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि सिस्टम किससे बनता है, सिस्टम जो होता है ऑर्गन से बनता है। ऑर्गन किससे बनता है, टिश्यू से बनता है। टिश्यू किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही सेल हो, टिश्यू नहीं बनेगा, उसमें टिश्यू होगा नहीं। जब टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन का बात नहीं कर सकते, और जब ऑर्गन नहीं होगा तो सिस्टम का बात नहीं कर सकते। इसलिए जब भी सिस्टम का बात हो, नर्वस सिस्टम या कोई भी सिस्टम, तो आपको आंख बंद करके यहाँ पर समझ लेना है कि ये बात किसका होगा, प्रोटोजोन्स का नहीं होगा बल्कि मेटाजोन्स का होगा। और मेटाजोन्स में आपका नर्वस सिस्टम का क्या काम है भाई, अब नर्वस सिस्टम का काम का बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, आपके बॉडी को स्टेडी स्टेट में बना के रखता है। हाँ, किसके थ्रू, होम्योस्टैसिस के थ्रू। होम्योस्टैसिस क्या है, वैसी प्रक्रिया है, वैसी एक्टिविटी बॉडी के अंदर जो आपको एक समान बनाए रखे बॉडी को, उसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। हाँ, होम्यो मतलब सेम, स्टैसिस मतलब होता है मूवमेंट या प्रक्रिया। हाँ, अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम जो है ना वो क्या करता है, स्टिमुलस को जो रिसीव करता है सेंसरी सेल्स या रिसेप्टर, उसका जवाब देने में मदद करता है या जवाब देता है। हाँ, आपके मन में आएगा कि ये क्या होता है भाई, जवाब। तो देखो मान लेते हैं कहीं पर आप जो है ना, देखिए आप जा रहे थे रोड पर और देखिए कि सामने से गाड़ी आ रही है, तो सामने से जो गाड़ी आ रही है ये देखा गया किसके द्वारा, आपके रिसेप्टर के द्वारा। ये जो गाड़ी आ रही थी रिसेप्टर उसको स्टिमुलस के रूप में देखा, और उसके बाद आपके ब्रेन को खबर देता है कि भैया सामने से गाड़ी आ रही है। तो क्या होता है, ब्रेन तुरंत जो है ना बॉडी के मसल्स को जो है आपका खबर भेजता है कि आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करो और अपने आप को सामने से हटाओ गाड़ी के। तो आप क्या होते हो, वहां से सामने से रोड पर से हट जाते हो। ये रिस्पॉन्स हो गया। रिस्पॉन्स का मतलब रिएक्शन, जवाब, है ना। तो स्टिमुलस क्या हो गया, चेंज इन इन्वायरमेंट, और उसके लिए जो हम जवाब देते हैं वो कहलाता है आपका क्या बाबू, रिस्पॉन्स। तो नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेवार होता है, जबकि रिसेप्टर जो सेल थे वो रिसीव करने के लिए जिम्मेवार होते हैं, किसके, स्टिमुलस को। हाँ, नेक्स्ट जो बात कर रहे थे कि जो रिसेप्टर होते हैं उसमें आपका मेनली सेंसरी सेल्स या सेंसरी हेड्स होता है जो इसको लेता है और लेके सीधे भेज देता है नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम उसको क्या करता है, उसका स्टडी करता है, उसका जो है ना एनालाइज करता है, उसको एनालाइज करता है और उसका फिर क्या करता है, जवाब देता है क्या होना चाहिए इसका। अर्थात जो भी आपके सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं या सेंसरी सेल्स हैं या रिसेप्टर हैं वो सब के सब आपके नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और इसीलिए आपके अधिकांश जो आपका सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो मेनली हेड रीजन में हैं। आपको बताए थे क्यों, क्योंकि तुरंत जवाब देना होता है। अगर सोचो आंख रहता पैर के पास तो क्या होगा, एक तो उसको जो है ना बहुत कुछ साफ नजर नहीं आता दूर से, और अगर नजर भी आ जाता तो जब तक जो है खबर ऊपर पहुंचता तब तक थोड़ा सा तो समय लगता।
तो ये क्या करता है, ये तुरंत जो है ना खबर पहुंचा देता है देखकर, क्योंकि जितना नजदीक होगा उतना जल्दी खबर कर पाएगा, उतना जल्दी जुड़ पाएगा। यहाँ पर कहते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो किसका बना होता है, तो नर्वस सिस्टम तो हमको डिटेल से पढ़ना है 11th में भी, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो नर्वस सिस्टम में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, जिसमें जो एक प्रमुख सेल है उसका नाम है न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल्स जो होता है उसकी संख्या कम होती है, लेकिन ये जो ना सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है इसका नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में जो सेल है न्यूरॉन, वो आपके बॉडी का या जो भी एनिमल्स है उसके बॉडी का सबसे लंबा सेल भी होता है। प्लांट में तो आप लोग पढ़े होंगे शायद, फाइबर्स होता है ना, वेब फाइबर्स या जो फाइबर्स होते हैं ना, वो सबसे लंबा आपका समांतर उसमें सेल होता है प्लांट में। लेकिन हम लोग में जो सबसे लंबा सेल होता है वो न्यूरॉन या नर्व सेल्स होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेटाजोन्स में कैसे कैसे डाइवर्सिटी है उनके न्यूरॉन में या नर्वस सिस्टम में। प्रिमिटिव मेटाजोन्स का बात करूंगी तो स्पंज से हम लोग शुरू करेंगे। स्पंज जो होता है उसमें तो आपका नर्व्स होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिंपल सेल जो है ना जमा हो जाते हैं। सिंपल सेल जमा होने का मतलब ऐसे समझ लो, मान लीजिए आपके घर में आम होगा या केला होगा, उसको तोड़ तोड़ के क्या किए एक जगह पर जमा कर दिए, रख दिए, सजा दिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका हो गया सिंपल एग्रीगेशन हो गया। लेकिन सारे के सारे आम एक दूसरे से चिपके हुए हो, मिलजुल के काम करें, तो ये आपका यहाँ से निजेरियंस का बात करना शुरू कर देते हैं। तो स्पंज जो होता है ना उसमें आपका नर्व या न्यूरॉन का बात नहीं हो सकता, नहीं होता है। नर्व या न्यूरॉन का बात होता है किससे, निडेरियन से होता है। निडेरियंस मतलब कि इसका कॉमन उदाहरण आपको शायद याद होगा, हाइड्रा था। ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम जो इसका होता है नर्व नेट का बना होता है, जिसमें जो न्यूरॉन होते हैं काफी कम विकसित होते हैं या अविकसित होते हैं और उनको न्यूराइट्स करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि निडेरियंस जो होते हैं उनके न्यूरॉन को न्यूराइट्स करते हैं और वो आपका कम विकसित होते हैं, इल डेवलप होते हैं। उसमें आपको साइटोन, एक्सॉन या डेंड्राइट्स का बात नहीं होता। आप लोग थोड़ा सा साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स पढ़े होंगे शायद पीछे के क्लासेस में, और नहीं पढ़े तो फिर कोई बात नहीं, आगे भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। साइटोन क्या होता है, हेड रीजन कहलाता है उसका, या उसको सेल बॉडी कहते हैं। और डेंड्राइट जो है ना उसमें से निकला हुआ क्या होता है आपका स्मॉलर या छोटे छोटे जो है ना आपके क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। जबकि जो लॉन्ग प्रोजेक्शंस होता है एक अकेला, अब दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड में होता है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड में होता है। एक्सॉन जो है ना वो लंबा होता है, इलॉन्गेशन। ठीक है, तो यहाँ पर खैर इसमें नहीं पाया जाता है, किसमें बाबू, निडेरियंस में। निडेरियंस जो भी होंगे उनमें आपका न्यूरॉन में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, साइटोन के रूप में, एक्सॉन के रूप में और डेंड्राइट्स के रूप में। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो भी आपके प्रिमिटिव मेटाजोन्स कहाँ से शुरू किए, यहाँ पर निडेरियन से शुरू किया। ऐसे शुरू होता है कहाँ से, स्पंज से, लेकिन स्पंज में तो था नहीं नर्वस सिस्टम। तो निडेरियंस में आप जब जाओगे तो वहां पर आपको न्यूरॉन तो मिलेगा, नेट के रूप में सजा होता है, वो जाल के रूप में बिखरा हुआ होता है, लेकिन उसमें ब्रेन नहीं होता है। कहीं पर जो है ना उनका आपस में मिलकर वो ऑर्गेनाइज फॉर्मेशन नहीं करते, वो आपका ब्रेन का निर्माण नहीं कर पाते। बाकी जो आपका मेटाजोन्स है प्लेटीहेल्मिन्थ से मैमल्स तक, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ से मैमल्स तक का बात आप अगर कर लो तो उसमें न्यूरॉन जो है ना वो वेल डेवलप होता है। उसमें साइटोन, डेंड्राइट और जो है ना आपका क्या पाया जाता है, एक्सॉन पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मेटाजोन्स में जब हम जाते हैं कहां से, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर मैन तक, तो वहां पर हम देखते हैं कि उसमें साइटोन पाया जाता है, उसमें डेंड्राइट्स पाया जाता है और उसमें एक्सॉन पाया जाता है। जबकि आपका जो निडेरियंस है, हाँ, जिसका कॉमन एग्जांपल आपको हाइड्रा बताए, उसमें सिर्फ नर्व नेट होता है, जैसे मच्छरदानी होता है ना, सारे के सारे धागे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से जो है ना यहाँ पर भी जुड़ा रहता है, लेकिन वहां पर ब्रेन का बात या स्पाइनल कॉर्ड का बात नहीं होता। फिर यहाँ पर आपको क्या बोले, वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन में साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन होता है। नर्वस सिस्टम जो है ना मोर और मोर ऑर्गेनाइज होता है जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे होता है।
क्योंकि हुआ क्या कि जो आपके स्पंज थे उसमें तो आपका मूवमेंट ही नहीं था। ये जो आपका इंटेलिजेंस थे उनमें मूवमेंट आया। जब मूवमेंट आया तो उनको जो है ना सूचनाओं को बताने की आवश्यकता पड़ी एक दूसरे पार्ट के द्वारा। बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स थे वो एक पार्ट के द्वारा दूसरे पार्ट को खबर पहुंचाने की बात हुई। ये जो खबर पहुंचाने की बात थी इसके लिए जो है ना नर्व नेट का जरूरत पड़ा। लेकिन क्योंकि इसमें मूवमेंट काफी कम होता है, गतिविधियां काफी कम होती है इंटेलिजेंस का, इसलिए उनको कोई खास समस्याओं का जो है ना अध्ययन नहीं करना पड़ा। जब अध्ययन नहीं करना पड़ा तो उनको ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका जो एनिमल्स है उनका मूवमेंट बढ़ता जाता है, गतिविधियां बढ़ती जाती है। और जब गतिविधियां बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा, समस्याएं उत्पन्न होंगी। आप जितना ज्यादा मूव करोगे उतना ज्यादा समस्या होगा। इसलिए तो विवेकानंद बोले थे, या विवेकानंद का कहना था कि जिस बच्चे को कोई समस्या नहीं है इसका मतलब कि वो पढ़ नहीं रहा है, वो आपका स्टडी नहीं कर रहा है। जो भी स्टडी करेगा मतलब मूवमेंट करेगा, हाँ, उसको क्या होगा, समस्या होगा। समस्या जो है ना वो आपका ये बताता है कि हम नए काम कर रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में कभी भी समस्या आए तो आप खुश होना कि हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो आगे बढ़ता है समस्या उसको आता है। जब समस्या आना शुरू हो गया प्लेटिहेल्मिंथ्स को, मैमल्स को, या निमेटोड्स को, या और भी जो एनिमिड्स वगैरह हैं उन सबको समस्या आने लगा, आर्थ्रोपोड्स को, तो क्या किए, कुछ न्यूरॉन को एग्रीगेट करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या नर्व का निर्माण करना शुरू कर दिए। इससे क्या फायदा हुआ, उन समस्याओं को आराम से समझ पा रहे थे, उनका क्या कर पा रहे थे, उनका आपका जवाब दे पा रहे थे, उनका उपाय ढूंढ पा रहे थे। इसलिए हम लोगों में ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड की आवश्यकता पड़ी कि समस्याओं को हम समझ पाए, समस्याओं का जो है ना तो हल खोज पाए, सॉल्यूशन निकाल पाए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम लोग तो क्या क्या कैसे कैसे सुधार हुआ है तो देख लीजिए। सबसे पहले जो न्यूरॉन का साइटोन होता है, साइटोन आपको बोले सेल बॉडी जो होता है, वो क्या किया, एग्रीगेट होने लगा, इकट्ठा होने लगा, और इकट्ठा होकर क्या बनाया, गैंग्लिया बनाया। और गैंग्लिया जो है ना इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाने लगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा हो कि गैंग्लिया होता क्या है तो आप ऐसे समझ लो कोई रस्सी लिए होंगे, आप रस्सी में देखे होंगे गांठ, आप गांठ डाल सकते हो रस्सी में। हाँ, वो जो गांठ या नोड होता है ना उसी को ऐसे यहाँ पर गैंग्लिया समझ लो। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं जब उनका साइटोन आपस में मिलने लगा तो वहां पर क्या बनने लगा, गांठ बनने लगा, और उन्हीं गांठों को हम क्या करने लगे, गैंग्लिया करने लगे। लेकिन वो जो बंडल बना, बंडल को हम लोग नर्व्स कहे, हाँ, या ठीक है, वो जो बंडल्स थे उनका नाम क्या दिए, नर्व्स दिए। नर्व्स जो थे वो आपका किसके मदद से बने, तो एक्सॉन के बंडल से, ठीक है। साइटोन के बंडल से क्या बना, साइटोन का जब बंडल बना तो उससे क्या बन गया, गैंग्लिया बना। लेकिन जब न्यूरॉन के एक्सॉन जो पार्ट था उससे जब बंडल बना तो क्या बन गया, रस्सी जैसा नर्व बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जो बात हम करते तो जो आपका इनवर्टिब्रेट्स था, इनवर्टिब्रेट्स में आप जाते हो तो वहां पर जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें दो तीन चीज आपको नजर आने लगा। पहला तो नजर आने लगा जहां तहां गांठ, ठीक है, और दूसरा जो है बंडल नजर आने लगा, रस्सी नुमा रचना नजर आने लगा। किसके कारण, न्यूरॉन के आपस में जुड़ने के कारण, एक यूनिट बनाने के कारण। अब जरा सा नीचे हम अलग अलग करके देखते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स का बात कर रहे हैं या हेल्मिन्थ्स का, प्लेटीहेल्मिन्थ्स और निमेटहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मतलब होता है चपटा, या जिसको हम लोग टैप वॉर्म करते हैं, चपटा वर्म। चपटा समझ रहे हो ना, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है ना। जैसे आपका हाथ होता है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, डॉर्सल और वेंट्रल की तरफ क्या है, चपटा है वो, ठीक है। तो ये जो है आपका ऐसे जो एनिमल जो शुरुआती है उनको कहा गया प्लेटीहेल्मिन्थ्स। और निमेटहेल्मिन्थ्स किसको कहा गया, जो आपका राउंड थे, जिनका बॉडी कैसा था, राउंड था, उनको कहा गया निमेटहेल्मिन्थ्स। तो हेल्मिन्थ, इन दोनों को हेल्मिन्थ्स कहते हैं। हेल्मिन्थ्स का मतलब होता है वर्म, कीड़ा। तो चाहे तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो चाहे निमेटहेल्मिन्थ्स हो, उनमें आपका क्या हुआ, नर्व जो था वो आपका लैडर के रूप में सज गया। लैडर मतलब वो जो घर में सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी के रूप में सज गया, और बीच बीच में जहां तहां नर्व रिंग का निर्माण होने लगा।
ठीक है। तो इसमें जो नर्व रिंग बना, इसमें प्लेटी में या निमेथ में, वो मेनली गट के अगले हिस्से में बना। ठीक है, अर्थात वो जो नर्व कॉर्ड था, नर्व कॉर्ड क्या हो गया बाबू, तो वो जो न्यूरॉन का जो एक जॉन था ना, उसका रस्सी नुमा जो रचना बना, उसको कह रहे हैं नर्व कॉर्ड। उन नर्व कॉर्ड को आपस में जो जोड़ता है उसको कहते हैं नर्व रिंग। वो समांतर गट के चारों तरफ बन गया। ठीक है, और नर्व कॉर्ड तो समझिएगा, रस्सी नुमा रचना, जो हम लोग में नर्व कहलाता है। तो यहाँ पर दो तीन चीज आपको प्लेटी हेलमिट और निमेथ हेलमिट में नजर आया। पहला तो गैंग्लिया नजर आने लगा, दूसरा नर्व कॉर्ड, रस्सी जैसा, कॉर्ड मतलब रस्सी, रोप जैसा स्ट्रक्चर नजर आने लगा, और उन दोनों को ट्रांसवर्स रूप में एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला रचना भी नजर आने लगा। आपको अगर इमेजिनेशन में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, तो हम आपको दिखाते हैं अपने उंगलियों की मदद से या हाथ की मदद से दिखाते हैं। देखो, हमारी जो ये उंगलियां हैं, इनको नर्व कॉर्ड समझ लो। ठीक है, नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड है। ये नर्व कॉर्ड जो है आपका, इसको जो जोड़ता है ऐसे करके, इस साइड से ऐसे ऐसे जोड़ता है, उसको कहा गया नर्व रिंग। इस तरह से बीच में क्या था, गट था, ये जो है ना बीच में गट हो गया, ऐसे समझते हैं हम। एक पेन वगैरह या मार्कर को लेके समझते हैं। देखो, ये आपका नर्व कॉर्ड हो गया, ये आपका नर्व कॉर्ड हो गया। नर्व कॉर्ड में आपका बीच में जो है ना आपका ऐसे क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या गट हो गया। अब क्या हुआ, इस नर्व कॉर्ड से इस नर्व कॉर्ड को ऐसे जोड़ने वाला जो था, इसी को नर्व रिंग कहा गया। ठीक है, तो नर्व रिंग बनना शुरू हो गया किसमें, जैसे इनवर्टिब्रेट्स में ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए शुरुआत होने लगा, तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ आपस में, एक रस्सी दूसरे रस्सी के साथ जुड़ गया। ठीक है, और जो जोड़ने वाला था उसी को कहा गया क्या, नर्व रिंग। बीच में क्या था उसका, एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल के अगले हिस्से में नर्व रिंग ज्यादा बना। ठीक है, और ये यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे थे। तो नर्व कॉर्ड की संख्या चूंकि बहुत ज्यादा था, तो एक नर्व कॉर्ड या दो नर्व कॉर्ड तो नहीं बोल सकते हम। आगे बढ़ते हैं, तो प्लेटी एलिमेंट्स में आपका नर्वस सिस्टम में क्या हुआ वो आपको हम दिखाए। अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट तो बात करते हम आगे, उसका बात करते, अभी भाई लाओ ना, अगला जो बात है वो है एनालिटिक्स का। ठीक है, वो बीच में घुसा हुआ है। एनालिटिक्स का बात कर रहे थे या आर्थ्रोपोड्स का बात कर रहे थे। आर्थ्रोपोड्स या एनालिटिक्स समझते होंगे शायद, जिसके बॉडी पर रिंग रिंग जैसा पाया जाता है। एनालिटिक्स आप समझते होंगे, वैसे एनिमल्स जिसके बॉडी पर रिंग पाया जाता है उसको कहते हैं एनालिटिक्स। जिसका कॉमन एग्जांपल है आपका कौन, आपका लीच, जोंक कॉमन एक उदाहरण है। या फिर आप अर्थवॉर्म को देखते हैं, केचुआ, वो उसके बॉडी पर देखते होंगे आप, एकदम रिंग रिंग जैसा पाया जाता है। एनल ईट मतलब रिंग रिंग को रखने वाला एनिमल। तो ये जो एनलिट था या आर्थ्रोपोड जो था, आर्थ्रोपोड आया है, इसका पैर ज्वाइंटेड होता है। इन दोनों में क्या देखा गया कि जो नर्व रिंग है वो मुख्यतः फेरिंक्स और ओसोफेगस के रीजन में था। उसमें भी आपका बताया आपको कि एंटीरियर रीजन में ही था डाइजेस्टिव सिस्टम के, लेकिन वहां पर जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंक्स का बात या ओसोफेगस का बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेल डेवलप वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। लेकिन एनालिटिक्स में आपका फेरिंक्स का बात हो जाता है, आर्थ्रोपोड वगैरह में जाओगे तो ओसोफेगस का बात हो जाता है। उनके चारों तरफ जो है ना आपका पाया जाने लगा कोची बाबू, नर्व रिंग। नर्व रिंग बताया कि नर्व कॉर्ड को जो जोड़ने वाला होता है रस्सी, उसको कहते हैं नर्व रिंग। ये आपका डबल वेंट्रल आपका नर्व कॉर्ड उनमें था। मतलब कि देखो, हम फिर से बोल रहे हैं, थोड़ा सा दोनों में कोऑर्डिनेट कर देते हैं पीछे से इसको। अभी आपको जो निमेथेल्मिस बता रहे थे, प्लेटी हेल्मिस बोल रहे थे, उसमें नर्व कॉर्ड की संख्या कितनी थी, ज्यादा थी, ऐसे था नर्व कॉर्ड ढेर सारा, इस तरह से हम यहाँ पर 5 दिखा रहे हैं। ठीक है, ढेर सारा नर्व कॉर्ड था, और सारे के सारे नर्व कॉर्ड जो है ना आपस में ऐसे जुड़े हुए थे। सब जुड़ा हुआ था ऐसे, सब एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ था। और ये जो जुड़ा हुआ था वो किसके मदद से जुड़ा हुआ था, नर्व रिंग के मदद से जुड़ा हुआ था। जैसे नर्व रिंग उसको आपस में जोड़ जोड़ के रखे। लेकिन समस्या जो है ना,
यहाँ पर ये था कि ढेर सारा नर्व कॉर्ड था, रस्सियां ढेर सारी थी, लंबा पूरा बॉडी में यहां से वहां तक था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, एनलिट्स में गए, आर्थ्रोपोड में गए, अब नर्व कॉर्ड की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई ऐसे। और किस साइड में पाया जाने लगा? वेंट्रल साइड में पाया जाने लगा। और इन दोनों को अब देखें कि ऐसे जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। किसके मदद से? नर्व रिंग के मदद से, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये पाया कहां जाता था? वेंट्रल साइड में। और ये जो नर्व रिंग था वो पिछले साइड में नहीं था जाता, कहां पर था? ओसोफेगस के रीजन में था, या आपका फेरिंग्स का रीजन में था। मतलब देखो ब्रेन का निर्माण शुरू होने लगा है, आगे की तरफ जो है ना वो क्या हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ने लगा है। अब साथ ही साथ इसमें गैंग्लिया की जो संख्या थी वो भी काफी ज्यादा थी, और जहां जहां गैंग्लिया था समांतर नर्व रिंग वहां पर था अधिकांशतः। तो ये आपका नर्वस सिस्टम का बात कर रहे थे हम, किसका? एनालिड्स का और आर्थ्रोपोड्स का। कि एनालिड और आर्थ्रोपोड का अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या होता है? नर्व कॉर्ड जो है, नर्व रिंग जो है वो आपका वेल डेवलप होने लगा। नेक्स्ट बात अगर हम करें अब, तो अगला है आपका मोलस्क का। मोलस्क जो था उसमें गैंग्लिया जो था ही कनेक्टिव और कॉमेस्यूल पाए जाने लगे। ये गैंग्लिया क्या था? आपको बताए थे कि जो साइटोन जो था, सेल बॉडी जो था, वो आपस में क्या हुआ? जमा होने लगा। जमा होकर क्या बना दिया? एक जो है ना समूह बना दिया। इसी को क्या बोल रहे हैं? इसको गैंग्लिया बोल रहे हैं। और वो जो रस्सी नुमा रचना बना, इस तरह से रस्सी नुमा रचना जो बना, उसका नाम क्या रख रहे हैं? नर्व कॉर्ड रख रहे हैं। यहाँ पर जो नर्व कॉर्ड था वो कैसा था? सॉलिड बनने लगा था। कहां से? एनालिड से ही, आर्थ्रोपोड से ही। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मोलस्क में आए तो वहां पर गैंग्लिया और ज्यादा हो गया, कनेक्टिव आ गया और कॉमेस्यूल आ गया। कनेक्टिव क्या था और कॉमेस्यूल क्या था? दोनों के दोनों नर्व्स थे। नर्व के बारे में आपको पीछे बताए थे कि जब ढेर सारा आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है ना आपस में जुड़ जाए, हाँ सॉरी स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे, ढेर सारा आपका क्या एक जॉन जो है ना आपस में जुड़ जाए तो क्या बनाता है? एक बैंड बनाता है। किसका? एक जॉन का। और उस बैंड को ही हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। आप चाहो तो इसको केबल कह सकते हो। तार देखते हो, ढेर सारा तार उसमें होता है तो केबल बना देता है। यहां भी यही बात था। जब हम आगे बढ़े मोलस्क में तो कनेक्टिव और कॉमेस्यूल भी आ गए। कॉमेस्यूल किसको कहते थे? जो आइडेंटिकल आपका गैंग्लिया को आपस में जोड़ता था। एक जैसा जो गैंग्लिया, दोनों का साइज सेम है, उनको आपस में जो जोड़ता था उसको कहा गया कॉमेस्यूल। और जो आपका नन आइडेंटिकल गैंग्लिया को आपस में जोड़ने लगा उसको कहा गया कनेक्टिव्स। ठीक है। जब हम लोग पार्टिकुलर आपका पढ़ेंगे किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, एनिमेलिया पढ़ेंगे और उसमें जब फाइलम पर जाएंगे हम, एनालिड फाइलम है, आर्थ्रोपोड फाइलम है, तो उसमें थोड़ा फिगर वगैरह पर आएंगे तो वहां पर जो है ना आपको सबका नर्वस सिस्टम का फिगर भी देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है? अगर यहाँ पर देखते तो फिर वहां भुला जाने का डर था। केवल उसके शब्द को यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, मेन बात को यहाँ पर देख ले रहे हैं। जब कॉमेस्यूल और कनेक्टिव्स आए तो क्या हुआ? वो आपका और ज्यादा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ने लगा एक क्षेत्र में। नन आइडेंटिकल जो गैंग्लिया था उनको जो जोड़ने वाले थे उनको कनेक्टिव कहे, लेकिन जो आइडेंटिकल था मतलब एक साइज का था, उनको आपस में जो जोड़ने वाला था उसको कॉमेस्यूल कहा गया। अब हम नर्वस सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स में आते हैं। इकाइनोडर्म्स में जब आते हैं, स्टारफिश वगैरह आता है इसमें, तो उसमें नर्व रिंग बनने लगा। और नर्व रिंग दोनों साइड में था, एबोरल में भी और ओरल में भी। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी तो एबोरल ओरल बताए थे माउथ के साइड, और उसके जस्ट अपोजिट साइड ओरल और एबोरल साइड। ठीक है। तो ये जो ओरल और एबोरल साइड था वो दोनों साइड पर रिंग हो गया। अगला साइड पर भी पूरा रिंग हो गया, और जो आपका जो उसके विपरीत साइड था मतलब निचला साइड था उस पर भी पूरा रिंग आ गया। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे इसमें ढेर सारा नर्व जो था ना उन रिंग से निकला हुआ था और बिखरा हुआ था। जैसे कि हम ब्रेन में देखते हैं, ब्रेन से क्या हुआ? ढेर सारा ऐसे आपका निकला हुआ है रिंग्स। आप ऐसे समझ लो, आपको ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा आप देखे होंगे शायद लोग जो है ना, हाँ थोड़ा सा पॉज होता है
और वो जो रिंग होता है ना वो सर पर लगाते हैं लोग, वो आपका बनाया जाता है किससे, वो तो पौधों के पत्तियों और उसके टहनियों को लेकर, पतली टहनियों को लेकर बनाया जाता है। तो जिस प्रकार उसमें से पत्तियां निकली होती है चारों तरफ, यहाँ पर रिंग ऐसे बनाया गया है गोल टाइप का, ठीक है, और बीच में खाली रहता है आपका वो हेड। तो क्या होता है उसमें से ऐसे जैसे पत्तियां निकलती है चारों तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, इसी तरह से यहाँ भी निकली होती है। आप आदिवासी लोगों को देखे होंगे या कई पिक्चरों में देखे होंगे, जो लोग वन में रहने वाले लोग होते हैं वो जो सर पर पहनते हैं ना उसमें रेसा रेसा जैसा निकला होता है या डंडा जैसा निकला होता है। कुछ हद तक यही स्थिति हुआ जब हम इकाइनोडर्म्स में पहुंचे। इकाइनोडर्म्स में जब हम देखते हैं तो देखते क्या है कि बीच में एक रिंग होता है, कहाँ, ओरल साइड में भी और एक एबोरल साइड में, और दोनों के दोनों जो रिंग होते हैं उन दोनों रिंग में से नर्व्स निकला होता है, पूरा चारों तरफ बिखरा होता है, ठीक है। अब इनसे क्या होने लगा फायदा, इससे ये फायदा होने लगा कि कई अलग अलग जो ऑर्गन्स थे, बॉडी के पार्ट था, उन सब का खबर एक जगह पर आने लगा। हाँ, ये जो नर्व्स थे ना, नर्व्स जो थे फैले हुए ऐसे, नर्व्स क्या किया, अलग अलग पार्ट से खबरों को, सूचनाओं को लाने लगे, कहां पर, एक जगह पर, मतलब सूचना एक जगह कंसंट्रेट होने लगा इकाइनोडर्म्स में। तो यहां पर देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट एंड रेडिएट फ्रॉम नर्व रिंग, ये आपका इकाइनोडर्म्स में शुरू हो गया, एक जगह पर सूचना आने लगा। अब नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स में देख लो तो और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया। उसमें क्या हुआ कि उसमें जो आपका था, जो रिंग था वो धीरे धीरे ब्रेन में बदल गया और ब्रेन का यहाँ पर निर्माण हो गया। अब इस ब्रेन से ढेर सारा नर्व्स निकलता है, आपको पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम तो वहां पर बताएंगे पूरा, ठीक है। तो हमको फिर तो आगे चल के बोर्ड पे आना पड़ेगा, तो बोर्ड पे आपको बताएंगे करके, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि जो है ना लिखा हुआ है क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ से दिखा दें ताकि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। हम लोगों में क्या हुआ, वर्टिब्रेट्स में क्या हुआ कि जो आपका नर्वस सिस्टम था उसमें आपके 3 रीजन बनने लगे। सेंट्रल हो गया बीचों बीच, उससे निकलने लगा नर्व्स के रूप में पेरिफेरल, ठीक है, और उससे भी जो है ना निकला कुछ ब्रांचेज, उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बन गया। जैसे आप देखते होंगे कि जो मोटा केबल होता है उसमें से कई ब्रांचेज निकलते हैं, हाँ, पतले पतले केबल्स का। अब उन ब्रांचेज में से भी क्या होता है, कई ब्रांचेज निकलते हैं। इसी तरह से आपके नर्वस सिस्टम के अंदर भी हुआ, हमारा जो नर्वस सिस्टम था उसके अंदर इसी प्रकार की व्यवस्था हुआ। क्या व्यवस्था हुआ कि उसमें जो है ना पहले सेंट्रल बना, सेंट्रल से पेरिफेरल हुआ, पेरिफेरल से क्या हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसमें 2 आपके ऑर्गन्स प्रमुख थे, एक आपका ब्रेन था और दूसरा कौन था, स्पाइनल कॉर्ड था। ये जो आपके दोनों के दोनों थे, इसमें हम पीछे देखते हैं, आप अगर याद हो थोड़ा सा, आपको हम बताए थे मोलस्क में, अभी मोलस्क में कैसा था, सॉलिड हो गया था। एनिमिड और आर्थ्रोपोड में आपको बताया था कि जो नर्व कॉर्ड था, मतलब वो जो रस्सी था वो कैसा था, सॉलिड था, अंदर से उसमें होल नहीं था, अंदर से उसमें वो हॉलो नहीं था, कैविटी नहीं था। लेकिन हम लोगों में जब हम आए, वर्टिब्रेट्स में जब हम आए, तो क्या देखते हैं कि हम लोगों का जो नर्व कॉर्ड होता है उसमें बीच में क्या बन गया, कैविटी बन गया, नली जैसा बन गया। क्यों बना ऐसा, 2 कारण से। पहला कारण तो ये कि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, और दूसरा कारण ये कि अंदर से अगर वो हॉलो होंगे तो क्या होंगे, हल्का होंगे। आप देखे होंगे कि पुराने जो आपके जो भी आपके बनाए जाते थे, क्या बोलते हैं, बार, वो क्या होते थे, वो पूरा सॉलिड होते थे। सॉलिड होने से घाटा क्या होता था, काफी भारी होते थे। अब जो आपके बनाए जाते हैं आपके कोई भी चीज लोहा का या फिर स्टील का, उसमें देखिएगा उसमें जो पाइप का उपयोग किया जाता है। पाइप का उपयोग क्यों होता है, पाइप का उपयोग करने से फायदा ये हुआ कि वो हल्का हो गया और मजबूत भी हो गया। तो इससे 2 फायदा हुआ, पहला तो कि उसको उठाना आसान हो गया, कैरी करना आसान हो गया, प्लस उसको लगाना आसान हो गया, उसको बचाना आसान हो गया। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम था वो धीरे धीरे हॉलो होने लगा, ताकि क्या हो, जब सोचो इसका वजन कितना है, 1.5 kg है। अगर पूरा का पूरा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बात बोले, अगर जो है ना उसमें ब्रेन का, अगर जो है ना केवल और केवल सॉलिड होता हुआ, अंदर से हॉलो नहीं होता, जानते हो ये जो था आपका ब्रेन, उसका वजन कम से कम 4 से 5 किलो हो जाता है। तो सोचो आपका सर क्या होता, हमेशा एक तरफ लटका हुआ होता, आप स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाते, हाँ, आपका गर्दन में हमेशा दर्द हो जाता,
ठीक है, थोड़ा सा अगर आपका भारी कुछ ले लेते हैं तो देखते कितना भार पड़ने लगता है, और इसीलिए उसको हल्का बनाने के लिए क्या किया गया, उसको अंदर से हॉलो बनाया गया। तो हम लोगों में जो आपका माने जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो आपका ब्रेन होता है या स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हॉलो हो गया, अंदर से कैविटी उसमें पाया जाने लगा, जिसमें आपका क्या पाया जाता है, जिसमें आपका लिक्विड पाया जाता है, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हमारा जो ब्रेन होता है वो एक बोनी स्ट्रक्चर से ढका होता है। इस बोनी स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, इसका नाम है क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। देखो यहाँ से आई के पास से ये जो है ना पूरा ऐसे, ये जो है ना ये पूरा क्या है, ये आपका क्रेनियम है। क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स जो है ना आपके इसको ब्रेन को ढका, लेकिन जो आपका स्पाइनल कॉर्ड था चूंकि मूवमेंट बढ़ गया था आपने, जो लोग साइकिल से चलाते हैं उनको हेलमेट पहनने का ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो तेज साइकिल चलाते हैं, रेस करते हैं, उनको हेलमेट लगाना पड़ता है। जो पैदल चलते हैं उनको हेलमेट का जरूरत ही नहीं है। साइकिल जो चलाने लगे तेज उनको हेलमेट का आवश्यकता पड़ा, जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनको और बड़ा हेलमेट, बढ़िया हेलमेट चाहिए। और जो कार चलाते हैं वो तो पूरी तरह से अंदर में ढके होते हैं स्टील बॉडी में। क्यों? क्योंकि जिनका रफ्तार तेज होगा उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता ज्यादा होगी। इसीलिए जो लोग सामान्य होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, उनको ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, लेकिन जो ज्यादा पैसा वाले होते हैं, मतलब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको बॉडीगार्ड चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए। ठीक है, तो खैर यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हमारा जो नर्वस सिस्टम था वो वेल ऑर्गेनाइज होता गया, अंदर से हॉलो होता गया, लेकिन स्पेशलाइजेशन उसमें आने लगा। पार्टिकुलर रीजन में जो है ना वो आपके रिसेप्टर को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र बनने लगा, और तो और उनका प्रोटेक्शन का बात हुआ, सुरक्षा का बात हुआ, और उसमें हेलमेट आया। हेलमेट क्या था यहाँ पर, ब्रेन में आ गया क्रेनियम। स्पाइनल कॉर्ड जो था आपका वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। स्पाइनल कॉर्ड में जो है ना एक आया बोनी स्ट्रक्चर जिसको कहा गया वर्टिब्रल कॉलम। ये सारे जो है ना मिलकर क्या किए, प्रोटेक्शन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देने लगे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था हम लोगों में वो समांतर डॉर्सल साइड में आ गया। आप याद करो, आपको बताया था कि जब हम मूव करते हैं तो जो हमारा पोर्शन आगे होता है उसको एंटीरियर पोर्शन कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोर्शन पर ब्रेन आने का क्या कारण था कि हमारा जो बॉडी है सबसे पहले किसी भी स्टिमुलस के जो कांटेक्ट में आएगा, कौन सा पोर्शन आएगा, एंटीरियर पोर्शन आएगा। इसलिए ब्रेन जो है ना मेनली अगले क्षेत्र में आ गया। पीछे का जो क्षेत्र होंगे, नीचे के जो क्षेत्र होंगे वो बाद में आएंगे कांटेक्ट में। इसलिए ब्रेन का निर्माण एंटीरियर रीजन में हुआ और डॉर्सल साइड में हुआ। डॉर्सल साइड में क्यों हुआ भाई? डॉर्सल साइड में इसलिए हुआ कि प्रोटेक्शन चाहिए था उसको, सुरक्षा चाहिए था उसको, क्योंकि वो क्या है, सेंट्रल है, मेन है। अगर वो डैमेज हो जाए तो पूरा का पूरा बॉडी जो है ना आपका क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उसको डॉर्सल साइड में भेजा गया। जबकि जितने इनवर्टिब्रेट्स में देखोगे आप, उनमें जो आपका नर्व कॉर्ड होता है, जैसे हम लोग में स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें क्या होता है, नर्व कॉर्ड होता है जो सॉलिड होता है, वो उनके वेंट्रल साइड में पाया जाता है। और हमारे किस साइड में पाया जाता है, डॉर्सल साइड में पाया जाता है। देखो ये डॉर्सल साइड में है, इसका रीजन था प्रोटेक्शन। यहां पर लिखे हैं कि जब भी आपको कोई वर्टिब्रेट्स को डिसेक्ट करना होगा, काटना होगा, कोई भी वर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्रेट मतलब रीढ़ का हड्डी जिसमें है, तो कहां से काटते हैं? हमेशा पेट की तरफ से ऑपरेशन होता है। आपका किडनी का भी ऑपरेशन करना होगा, आप पिक्चर एक देखे होंगे रन, क्या पिक्चर है यार। वो कौवा बिरयानी खा के कौवा का आवाज निकलने लगता है, बेचारा जो है ना जमुना करके उसको लोग जो है ना नाला में नहवा देता है, कपड़ा लेके भाग जाता है। उस पिक्चर में देखना, वो जो आपका जो रोल करने वाला है बेचारा, वो जो ना वो बाहर निकलता है, उसको थोड़ा सा चोट लग जाता है तो हॉस्पिटल में जाता है, तो उसका लोग किडनी निकाल लेता है। और किडनी निकालता है तो पेट की तरफ से, वो जो बाहर आता है तो देखता है दर्द कर रहा है, छू के देखता है ये तो सिया हुआ है। तो फिर लोगों से पूछता, लोग बोलता कि कहाँ गए थे, तो हॉस्पिटल में। बोला किडनी निकाल लिया है। तो वो बोला अरे यार दर्द यहाँ था और जो है ना ये ऑपरेशन यहाँ कर दिया, पैर में दर्द था और ऑपरेशन कर दिया पेट में, किडनी निकाल दिया। तो ये किडनी जो है ना होता कहाँ है, पीछे की तरफ। आपको बताए होंगे सर, किडनी आपका रीढ़ की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, और निकाला कहां से जाता है, आगे से। या ऑपरेशन कहां से किया जाता है, आगे से। क्यों भाई, क्या रीजन है?
जो भी वर्टिब्रेट्स हो, रीढ़ का हड्डी जिसमें भी है, उन सब का जो ऑपरेशन होता है ना, वो कहां से होता है? तो वो हमेशा वेंट्रल साइड से ही होता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो आपका नर्वस सिस्टम था वो मेनली कंसंट्रेट कर गया किस साइड में? डॉर्सल साइड में, पीठ के तरफ। तो अगर पीठ के तरफ से काटेंगे तो क्या होगा? तार कट जाएगा, वो जिसको नर्व्स बोल रहे हैं। आप देखते होंगे अभी रोड बन रहा है जहां तक, तो रोड बनता है तो क्या होता है? टेलीफोन का तार कट जाता है, वायर कट जाता है। यहाँ भी अगर हम ऑपरेशन करेंगे, काटेंगे, तो काटने में क्या हो जाएगा? ऐसे काटेंगे अगर हम, तो काटने में क्या होगा? जो नर्व्स होंगे वो कट देंगे, और नर्व्स जो है ना उनको दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल काम है, या न के बराबर संभव है। ठीक है, इसीलिए डॉर्सल साइड से कभी भी ऑपरेशन नहीं करते हैं। या किसी को रीढ़ पर चोट लग जाए, रीढ़ के नीचे हिस्सों में, एक्सीडेंट वगैरह में आप सुने होंगे, गिरा और एक्सीडेंट हो गया, या मोटरसाइकिल से जा रहा था, पीठ में चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो पैरालाइज हो जाता है। नीचे के जिसके पैर होते हैं ना, वो काम करना बंद कर देते हैं, हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नर्व्स डैमेज हो जाता है, और नर्व्स को दोबारा उसको बनाना अभी तक संभव पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हाँ, कुछ कुछ जो है ना जगहों पर हम सफल हो पाए हैं। जैसे आप सुने होंगे अभी पंजाब में जो ना एक जो पुलिस वाले थे, उनका हाथ काट दिया था, पूरा यहाँ से अलग हो गया। तो ये जो हाथ काट दिया गया, उसको फिर जोड़ दिया गया पीजीआई में, है ना, पीजीआई हॉस्पिटल में उसको जोड़ दिया गया चंडीगढ़ में। तो उनका हाथ जो है काम करने लगा है। कैसे करने लगा? बिना नर्व्स के काम, जोड़े हुए काम नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब नर्व्स जोड़ा गया उनका। तो कुछ हद तक शुरू तो हो गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी हम नर्व्स को नहीं जोड़ सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कई बार जो है ना केबल कट जाता है, कहाँ? वो अंदर में, जमीन के अंदर जो डाला हुआ केबल कट जाता है, तो लोग जो है ना खन के उसको जोड़ देते हैं आपस में, है ना, मिट्टी को हटा के रिमूव करके उसको आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा संभव है? क्या हमेशा नहीं हो पाता है। ठीक है, अर्थात अभी भी कोई ऐसा विकसित हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाए हैं कि जो मिट्टी के अंदर ये बता दे केबल कहां पर कटा हुआ है। हाँ, जहां पर कोड़ा जा रहा था, मिट्टी को हटाया जा रहा था, वहां पर हम लोग खोल के देखते हैं कि शायद यहाँ कटा हो। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा का पूरा यहाँ से वहां तक मिट्टी के अंदर नहीं देख पाते हैं लोग। यही स्थिति आपके बॉडी के अंदर होता है कि नर्व्स जब एक बार कट जाए तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, या डैमेज हो जाए तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए प्रकृति उसको कहाँ रखी? डॉर्सल साइड में रखी, कि हम लोग जब मूव करेंगे आगे की तरफ तो आगे चोट लगेगा, हाँ, पीछे चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी और ये बचा रहेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन भी जब हम करते हैं तो हम लोगों में वेंट्रल साइड से ही होता है। लेकिन जब इनवर्टिब्रेट का आप बात करोगे, जैसे कॉकरोच, आप लोग डिसेक्शन करना होगा शायद, बस इसमें कॉलेज में जाओगे तो वहां डिसेक्शन करना होगा, तो वहां पर उसको किधर से करते हैं? उसको वेंट्रल साइड से करते हैं कि डॉर्सल साइड से करते हैं? ठीक है, उनको डॉर्सल साइड से करते हैं, पीठ की तरफ से करते हैं। हम लोग में पेट के तरफ से, और उन लोगों में पीठ के तरफ से। किनमें? इनवर्टिब्रेट्स में। क्यों भाई? क्योंकि उनमें जो वर्टिब्रल कॉलम थे, उनमें जो नर्व रिंग था, सॉरी नर्व रिंग था, नर्व कॉर्ड था, आप याद करो, उनमें बताए थे हम आपको, उनमें जो नर्व कॉर्ड था वो किस साइड में था? वो उनके आपका वेंट्रल साइड में था। हाँ, उनमें आपका वेंट्रल साइड में था वो ध्यान रखिएगा कि जो भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें आपका जो नर्व कॉर्ड होता है वो कहाँ होता है? सामान्यतः वेंट्रल साइड में होता है। जबकि हम लोगों में आपका जो नर्व्स होता है वो होता है कहाँ पे? वो होता है आपका किस रीजन में? डॉर्सल साइड में, स्पाइनल कॉर्ड के रूप में, मुख्यतः। इसलिए हम लोगों में ज्यादा समस्या आपका वेंट्रल साइड में नहीं है। खैर, आगे बढ़ रहे थे, इसी में नोट में लिखे हैं कि इनवर्टिब्रेट को जब भी डिटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? डॉर्सल साइड से। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ऐसे समझ लो कि आपका जो ब्रेन है या जो स्पाइनल कॉर्ड्स है, उनमें से जो नर्व्स निकलते हैं उनको कहते हैं पेरिफेरल नर्व्स। हाँ, पेरिफेरल नर्व्स। और पेरिफेरल नर्व्स से जो सिस्टम बनता है उनको कहते हैं, मतलब यहाँ पर ऑर्गन कौन हो गया? पेरिफेरल नर्व्स ऑर्गन हो गया, और सिस्टम कौन हो गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्व्स जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, कुछ ब्रेन से निकलते हैं,
क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर था ब्रेन, तो कुछ ब्रेन से निकलते हैं, उनको कहते हैं क्या, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियम से निकल रहे हैं तो क्रेनियल नर्व्स, और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये जो पेरिफेरल नर्व्स थे वो भी आपके दो प्रकार के, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, और इन दोनों को एक साथ कहते हैं पेरिफेरल नर्व्स। और पेरिफेरल नर्व्स से जो सिस्टम बना है उसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, दिमाग में आ जाना चाहिए। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो निकलने वाला होता है नर्व्स, जो नर्व्स निकलता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं, और उनके सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के नर्व्स होते हैं उसमें, एक तो ब्रेन से निकलने वाला जिसको क्रैनियल नर्व्स कहेंगे, ब्रेन से जो निकलेगा, इस रीजन से जो निकलेगा नर्व्स, पूरा आंख की तरफ गया, नाक की तरफ गया, कान की तरफ गया, यहां से निकल के सब गुच्छा में, उसको क्या बोलेंगे, क्रैनियल नर्व्स। जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकला, अभी आपको बोले था कि रीढ़ के निचले हिस्से में चोट लगने पर नीचे का हिस्सा जो होता है पैरालाइज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। क्यों, क्योंकि पेरिफेरल नर्व्स कट गया वहां पर या डैमेज हो गया, और वो वहां पर जो पेरिफेरल नर्व्स होगा उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है स्पाइनल नर्व, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकला है। तो ये कुछ आपको बता रहे थे किसके बारे में, आपको नर्व्स के बारे में, पेरिफेरल और स्पाइनल नर्व्स के बारे में। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें हम, ये जो आपका क्रैनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स था वो अलग अलग वर्टिब्रेट्स में अलग अलग की संख्या में था, ठीक है। जैसे हम आगे हम लोग पढ़ेंगे, मनुष्य जो है उसका जो है ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व की संख्या। इसी तरह से सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वो जो नर्व्स होते हैं, क्रैनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स, उसकी अपनी एक पार्टिकुलर संख्या होती है, उसकी जाति का पूरा सब में एक ही जैसा होगा। जैसे हम में जितना होगा क्रैनियल नर्व्स, हम में जितना होगा स्पाइनल नर्व्स, उतना ही आप सब में भी होगा, जो भी मनुष्य होगा सब में एक बराबर होगा। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो ब्रांचेज होता है, जो निकलता है किसमें से, पेरिफेरल नर्व्स में से, मतलब इसमें से जो नर्व्स निकला ना उसमें से ब्रांचिंग हुआ है। अगर आप लोगों को अभी भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा बहुत इसको समझने में, तो ऐसे समझो, एक्सचेंज जो होता है, जैसे विद्युत एक्सचेंज है ना, जिसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड। तो ग्रिड जो है ना उसको समझ लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ग्रिड में से जो है ना 33,000 का वोल्ट निकला, 11,000 का वोल्ट निकला, इसको समझ लो क्या बाबू, इसको समझ लो पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है। अब वो जो 11,000 का था, एक ही 11,000 का जो है कई कई मोहल्लों में जाता है, देखिएगा तार, और उसमें से क्या होता है, वो आपका अलग अलग उसको हम निकाल लेते हैं, उसमें से हिस्सा जोड़ जोड़ के, एक ही तार है कई मोहल्ले में जाएगा वो 11,000 का तार लेके, हाँ वो बिजली लेके। अब उसको क्या करते हैं, उसमें से निकलता है एक, किसमें जाता है, एक आपके ट्रांसफार्मर में जाता है और वहां से 440 के रूप में निकलता है। तो ये जो 440 हो गया बिजली का रूप, इसको आप ऑटोनॉमिक नर्व समझ सकते हो। ये क्या करता है, ऑटोनॉमिक जो ऑर्गन्स हैं, मतलब वैसे ऑर्गन जो आपके मन के अनुसार काम नहीं करते, बल्कि आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, उन ऑर्गन्स को नियंत्रित करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स दोनों के दोनों विजुअल ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, हाँ मतलब ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। वैसे ऑर्गन्स जिनका जो आपका रोल होता है, जिनका जो एक्टिविटी होता है वो आपके मन के नियंत्रण में नहीं होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपके मन के नियंत्रण में नहीं है। जैसे हार्ट आपके मन के नियंत्रण में नहीं है, तो उसको जो कंट्रोल करने वाला नर्व्स होगा, उस नर्व्स का नाम क्या होगा, ऑटोनॉमिक नर्व्स। लेकिन जो मसल्स है, आपका मन है कि हमारा हाथ उठे, हमारा आपका मन है हमारा पैर उठे, हमारा शरीर हिले डोले, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, मसल्स जिम्मेवार है। अब उन मसल्स को जो कंट्रोल करता होगा उसको आपका ऑटोनॉमिक नर्व्स नहीं कहा गया, उसको कहा गया वॉलंटरी नर्व्स। हाँ, वैसा नर्व्स जो आपके मन से नियंत्रित होने वाले ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। हाथ मसल्स को कंट्रोल करता है मेनली, तो वो सब कौन हो जाएगा, वॉलंटरी मसल्स या वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो यहां पर जो आपको बता रहे थे ऑटोनॉमिक नर्व्स,
वो ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा था या विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा था, और ये दो प्रकार के थे, सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स जो होता है वो आपको फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार करता है, इमरजेंसी के लिए तैयार करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होता है आपके बॉडी को शांत बनाता है, सोलेस बनाता है, शांत करता है। तो ये दोनों मिलकर आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी था बॉडी का उसको बनाए रखने में क्या हुआ, सहायक सिद्ध हुआ। तो आपको अभी नर्वस सिस्टम हम लोग देख रहे थे, नर्वस सिस्टम में देखे कि नर्वस सिस्टम जो है ना कैसे वेल ऑर्गेनाइज होता गया। सबसे पहले में क्या था, नर्व नेट था, जाल था ऐसे, ठीक है, सिर्फ किसका, नर्व्स का, और उसमें भी न्यूरॉन का बात नहीं हुआ था, न्यूराइड्स का बात हुआ था। जब हम आगे बढ़ते गए, किसमें, न्यूरेलियस में बताए थे, जब हम आगे बढ़ते गए तो क्या हुआ, कॉर्ड बनने लगा ऐसे, ठीक है, ओ कॉर्ड बनने लगा, रस्सी जैसा रचना बनने लगा, और कॉर्ड जो थे वो आपस में ऐसे जुड़े हुए थे, किससे, जो उनको जोड़े हुए था उसका नाम था कनेक्टिव, और ये शुरू हुआ किससे, हेलमिंथ से। जब और आगे हम बढ़े तो कॉर्ड की संख्या कम होती गई, 2 हो गई, और वो समानता किस रीजन में पाया जाने लगा, वेंट्रल रीजन में। जब और आगे गए तो क्या हुआ, हम लोगों में ब्रेन का निर्माण हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण हो गया, और वो भी बोनी स्ट्रक्चर के में आ गया, और जो आपका वो जो नर्व कॉर्ड था वो आपका स्पाइनल कॉर्ड में बदल गया, एक सिंगल कॉर्ड में बदल गया, और हमारे रीढ़ की हड्डी में आ गया, मतलब बैक में चला गया, वो आपका डॉर्सल साइड में चला गया। प्लस ये आपका वेल ऑर्गेनाइज होता चला गया। जो भी आपके हेलमिंथ से बात करते हैं, हम हेलमिंथ से बात करते, तो हेलमिंथ जो थे उनमें आपका क्या बनने लगा था, न्यूरॉन वेल डेवलप होने लगा था, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, ये तीनों बनने लगे थे, किसमें, नर्व सेल्स में। लेकिन शुरुआती जो नर्व कॉर्ड था, जो रस्सी था, वो कैसा था, वो पूरी तरह से आपका सॉलिड था, संख्या ढेर सारा था, जैसे आपकी उंगलियां क्या एकदम सॉलिड जैसी है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए नर्व कॉर्ड की संख्या कम होती गई, और अंततः हम लोगों में एक हो गई, वर्टिब्रेट्स में एक हो गई, और तो और अंदर से वो हॉलो हो गई, और ब्रेन भी कैसा हो गया, हॉलो हो गया, ताकि बॉडी हल्का रह सके, और उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा। हॉलो रहने से क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, जब क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना ऐसे, जब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो काम ज्यादा करेगा, रिसीव ज्यादा करेगा स्टिमुलस को, और उसका रिस्पॉन्स ज्यादा दे पाएगा। तो ये आपको खत्म हो गया नर्वस सिस्टम। अब हम लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो है